इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतनी जल्द दोहराएगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। मुलायम सिंह का जन्मदिन क्या मना, पार्टी में बर्थडे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। असली नकली केक को लेकर सवाल उठे, लेकिन अब तो हद ही हो गई। आजम खान ने अमर सिंह को बेशर्म करार दे दिया, लालची करार दे दिया, यानी वो अभी अंदर आए भी नहीं और आर पार की सियासत शुरू हो गई। अमर सिंह वर्सेस आजम खान। वो कूड़ा करकट तो ये जमादार हो गए। उफ, ये सियासत, हम क्या से क्या हो गए। सवाल है, राजनेताओं के बयान है और ये शब्द और ये अल्फाज जो भी इस वक्त हमने इस्तेमाल किए हैं, ये हमारे माननीय राजनेताओं के जबान से निकले हुए लफ्ज हैं, जिनको हमने इस्तेमाल भर किया है एक शेर व शायरी के अंदाज में। लेकिन जितने अच्छे ये शेर दिखने में लग रहे हैं, सुनने में लग रहे हैं, हकीकत उतनी शर्मिंदा करने वाली है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के साथ ही समाजवादी पार्टी में जो तूफान आया है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बकौल आजम के तूफान के साथ कूड़ा करकट भी आ जाता है, तो बकौल अमर सिंह कूड़ा करकट कौन समझ पाता है, अगर उसके जहनी तौर पर क्या वो जमादार नजर आता है। हो सकता है कि ये बातें कुछ अलग अंदाज में हो, लेकिन कहीं ऐसे ही गई हैं। बयान के हिसाब से कोई भी किसी से कम नहीं है, नहले पर दहला। लेकिन इस बार एक के बाद एक ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं आजम खान की तरफ से कि बस अब तो फैसला होना है, माननीय नेताजी को यह फैसला करना है, आजम या फिर अमर। तो गए दिनों की बातें हैं, गए दिनों की बातें हैं। लोग तो जाने कितने लोग वहां आए थे। कोई अपनी खुशफहमी का शिकार हो जाए तो ये गलती तो उसकी है। अपने गिरेबान में भी मुंह डालकर देखना चाहिए कलंकित लोगों को। क्या इज्जत है, क्या राजनीतिक कद है। अपने चुनाव के रिजल्ट नहीं मालूम क्या थे। अपनी हैसियत को पहचाने। हमारे जैसे लोगों से, जिन्होंने बचपन से जमीनी जिंदगी गुजारी है, ये दौलत का कारोबार करने वाले लोग, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग, तो शर्म करें। खड़े भी नहीं होना चाहिए था, खुद से नहीं खड़े होना चाहिए था, वहां खुद से नहीं आना चाहिए था। बहुत से लोग नहीं गए। नेताजी की शराफत का, उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया जाता है। पार्टी को मुसीबत में डाला जा रहा है। पार्टी के लिए बुरे दिनों को लाने की कोशिश की जा रही है। बेशर्मी की बातें हैं। खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें तो पता चले अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या है वो। अगली राज्यसभा का इंतजाम करने के चक्कर में लगे हैं, नेता को किसी तरह फुसलाने के चक्कर में लगे हैं। मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया है न, फकीर आदमी हम तो। दौलत होगी अपने लिए होगी, हम तो थूकते भी नहीं है ऐसे लोगों की दौलत पर। थूक भी हमारा खराब होता है ना, हमारा कोई मतलब नहीं। और मतलब इतना है कि उन्हें हमसे जान का खतरा है, मतलब बस इतना है। ऐसे व्यक्ति को, जिसमें हमारे जैसे आदमी से उसे जान का खतरा हो, नेताजी के जन्मदिन में शरीक होते हुए थोड़ी सी हया का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक एक अल्फाज आपने सुना और हमने सुनाने की कोशिश भी की। हमने आपको उनकी भाव भंगिमा भी दिखाई, और आंखों के अंदर अगर झांक कर देखिए तो मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम वो कह सकते थे, उन्होंने सधे हुए अंदाज में सब कुछ कह दिया। बस यही बात रहेगी, कुछ अपशब्द ही कहना बाकी रह गया, वरना सब कुछ उन्होंने कह दिया जितना भी वो कह सकते थे। तो अगर इधर से आवाज उठी है, ध्वनि अगर इधर से हुई है, तो प्रतिध्वनि होना भी कुदरत का नियम है। वो कैसे खामोश रह जाते, क्योंकि ये दुश्मनी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं अमर सिंह, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और लफ्ज अदायगी इनकी भी कुछ कम नहीं है। सुनिए आप। मैं अपने किसी विरोधी का विरोध करके उसका स्तर और उसकी हैसियत बढ़ाना नहीं चाहता, उसे तूल नहीं देना चाहता। कोई ना जौहरी हो और कारीगर ना हो, तो उसे खदान में
कूड़ा कोयले का ढेर दिखाई देगा और जमादार की तरह सफाई में लग जाएगा। तो जमादार, जौहरी और कारीगर, इसमें यही गुणात्मक अंतर होता है। कौन जौहरी है, कौन जमादार है और कौन कारीगर है, ये मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूं जो इस संदर्भ में बोल रहे हैं। कहने के लिए तो यहां तक कहा जा रहा है कि मैं बिना बुलाए चला गया, उचक के मुलायम सिंह जी की गाड़ी में बैठ गया, 5 घंटे तक मुलायम सिंह जी के बगल में जबरदस्ती बैठ गया। केक काटने के बाद अपने हाथ से मुलायम सिंह जी ने केक मुझे जबरदस्ती खिला दिया। ऐसे लोग जो औरतों और बच्चों के, निरीह औरतों और बच्चों के नृशंस हत्या को उचित बताएं, ऐसे लोगों की तारीफ से बड़ा डर लगता है। और ऐसे लोग हमारी बुराई करें और ज्यादा बुराई करें तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि बुराई ऐसी होगी जैसे किसी सुंदर बच्चे के ललाट पर नजर न लगे वो काला टीका होता है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, यह भगवान उनको उनकी सोच के लिए माफ करो, उनके हृदय में प्रतिशोध की, ईर्ष्या की ये जो ज्वाला धधक रही है इसे बुझाओ, कहीं इस ज्वालामुखी में वो स्वयं जलकर भस्म न हो जाए। मैं अपने तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि वो कूड़ा करकट तो ये जमादार हो गए और उफ ये सियासत, ये क्या से क्या हो गए। एक तरफ वो फरमा रहे हैं कि हम उनकी ऐसी दौलत पर थूकते हैं और हम थूकते भी नहीं क्योंकि हमारा थूक भी खराब होता है, तो दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि भाई हमें तो डर लगता है ऐसे लोगों की तारीफ से और हम नहीं चाहते वो कभी हमारी तारीफ करें भी, क्योंकि जो नृशंस हत्याओं का समर्थक रहा हो, कम से कम हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी तारीफ करें और ऐसी तारीफ से हमें डर लगता है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शर्म करनी चाहिए और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हाँ, इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान की जो इनके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है उसको शांत किया जाए। दरअसल ये सवाल बिल्कुल खामोश थे, फिजाओं में, राजनीतिक गलियारों में, सत्ता की दहलीज पर ये सवाल थे ही नहीं, क्योंकि अब तक अमर सिंह के आने की आहट समाजवादी पार्टी में नहीं थी और जब जब हल्की सी आहट दिखी ने उस आहट को खत्म ही कर दिया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आजम खान को बोलना पड़ा। सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि बहुत मजबूती के साथ बोले, जबरदस्त बोले और इतना बोले कि आखिरकार अब ये तय करना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के लिए कि क्या उनका ये हुनर हमेशा काम में आता रहेगा कि एक म्यान में 2 तलवारें वो रख पाएंगे, या फिर बहुत हो चुका, अब पुरानी तलवार में जंग लग चुकी है, नई तलवार जो कि बिल्कुल अभी फैक्ट्री मेड निकल कर आई है, बढ़िया तरीके से जो राजनीतिक संग्राम होना है उसमें वो तलवार इस्तेमाल की जा सकती है, तो उस तलवार का इस्तेमाल करना है। तो बड़ा फैसला अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के लिए, क्योंकि ये जो लफ्ज और ये जो संवादों की अदायगी है, ये किसी रुपहले पर्दे पर होती तो हम तालियां जरूर बजाते, लेकिन जब ये हकीकत की जमीन पर इस तरह के लफ्ज बोए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, तो इससे जो वृक्ष लगेगा निश्चित तौर पर उसमें जो फल लगेंगे वो विषाक्त होंगे। और ये कोई भी वो व्यक्ति जो लोकतंत्र को पसंद करता है, वो व्यक्ति जो देश को और प्रदेश को अमन चैन में देखना चाहता है, कम से कम वो व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के अल्फाज हमारे नेता लोग प्रयोग करें, क्योंकि हम उनका अनुकरण करते हैं। आपकी अपनी अदावत है, अपने पास रखिए, कम से कम सार्वजनिक तौर पर यह जाहिर मत करिए। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करवाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों के साथ इन खास मेहमानों का। समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजीव मिश्रा जी, स्वागत है संजीव जी आपका। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मौजूद है मोहसिन रजा साहब, स्वागत है मोहसिन जी आपका भी। गोविंद सिंह कांग्रेस से मौजूद हैं और अंबिका प्रसाद ओझा साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार एक साथ स्वागत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संजीव मिश्रा जी के कांधों पर, क्योंकि दोनों ही इनके पार्टी के सिपह सालार हैं और मामला जब नेताजी को फैसला करना है तो यहां पर ये क्या बयान देंगे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा इनका देखने के लिए। लेकिन सबसे पहला प्रहार अगर मुझे लगता है कोई कर सकता है तो मोहसिन रजा साहब होंगे,
क्योंकि ये मुस्कुरा भी रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि आज बोलने का मौका अच्छा है, और मुझे लगता है कि अपनी बात जो आप कह सकते हैं पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, उसके लिए मंच उपलब्ध है। मोहसिन रजा साहब, शुरुआत आपसे। देखिए मनीष, मैं आज बात शुरू करूंगा वहीं से जिस तरह से आजम साहब बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो बड़ी सलाहियत से किसी की भी इज्जत उतारना जानते हैं। चूंकि वो कुलपति हैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको जौहर यूनिवर्सिटी बोला जाता है, उसके लाइफ टाइम वो कुलपति बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है एक शिक्षित आदमी अगर इस तरह के बयान देगा तो हम सब तो प्रेरणा लेंगे ही लेंगे उससे। लेकिन जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इसके पीछे तात्पर्य मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आजम खां हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, शायद अब उन्हें इस बात का एहसास कराया है समाजवादी पार्टी ने कि आप वो नहीं है जो थे। क्योंकि बड़ी दिन तक गलतफहमी के तहत उनको मुसलमानों का नेता मानकर समाजवादी पार्टी ने यहां तक पहुंचाया था, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई। क्योंकि और तमाम नेता नीचे से उनके पीछे पड़ गए, और जो और आगे लीडर बढ़े हैं अभी मुस्लिम से माइनॉरिटीज के, उन्होंने भी आगे आकर ये बता दिया, एक संकेत दे दिया। अभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब में उनके ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये बात के संकेत यही है कि वो समझ रहे हैं कि मुझे अब पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया है, चूंकि उन्होंने कभी किसी भी माइनॉरिटीज के लिए कुछ करने की बात ही नहीं की। अगर अपने लिए की और या अपने परिवार के लिए की, अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया और अपने आप को कुलपति लाइफ टाइम बना लिया जौहर यूनिवर्सिटी का, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने किया क्या अपने माशरे के लिए, इसलिए उनको हाशिए पर डाला गया है और उनका विरोध उन्हीं के लोगों ने किया है। तो इस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड है वो, इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अमर सिंह जी की बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं, लेकिन अगर ये बयान दे रहे हैं तो अमर सिंह साहब तो कुछ है ही नहीं, अभी तो मेहमान खुसूसी हैं खाली इनके, वो तो इनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा, क्यों अमर सिंह के ऊपर इतना भड़क रहे हैं। खैर बातें आगे भी होंगी कि अमित शाह के साथ में भी आजम खान देखे गए थे, उसको लेकर भी सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। वो सवाल भी होगा, कानपुर का एक वक्त था जहां तक मुझे याद आ रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, माफ करिएगा, अमर सिंह की बात में कर रहा हूं, आजम की बात में नहीं कर रहा हूं, अमर सिंह की बात कर रहा हूं। जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पे साथ साथ में निकले थे और उस वक्त क्या कुछ बातें हुई थी, फिजाओं में चर्चा भी हुई थी, उसको लेकर भी बात करेंगे क्योंकि वो तलाश रहे थे, वो रास्ते तलाश रहे थे कहां पर उनको मंच मिले। शायद वो आपसे नहीं मिल पाया और वहां से मिल गया, तो हम जरूर वो भी जानना चाहेंगे कि आपने अमर सिंह के लिए क्या कहा, क्या आपने दरवाजे बंद किए थे उनके लिए, उसके ऊपर भी हम जरूर जानना चाहेंगे। जो बयानों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, फिलहाल चर्चा हम कर रहे हैं हालिया ताजा बयान की, जिसमें कोई जमादार हो रहा है तो कोई कूड़ा करकट हो रहा है, लेकिन ये शिष्टाचार कहां से कहां जा रहा है, ये राजनीतिक परिभाषाएं, ये राजनीतिक मान्यताएं, ये शब्दों के बंधन, ये मर्यादाओं के बंधन किस तरीके से टूट रहे हैं। कोई जमीनी स्तर का सभासद का, पार्षद लेवल का नेता अगर कोई करे तो समझ में भी आता है, एक प्रदेश स्तर का नेता या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर कुछ ऐसा करे तो थोड़ा सा हैरानी और परेशानी होती है। उनको नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो कुलपति हैं, मानना चाहिए जौहर विश्वविद्यालय की शोभा शायद नहीं देता है। वैसे तो तमाम चीजें भी हमारे खास मेहमानों पर निर्भर है कि वो किस तरीके से इन चीजों को पढ़ते हैं। अंबिका प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे, इस तमाम स्थितियों को आप किस तरीके से पढ़ते हैं? क्या लगता है विदाई तय है और ये विदाई होने की अंतिम बेला है जिस वक्त इस तरीके के अल्फाज सामने आ रहे हैं हमारे? ओझा साहब। देखिए मनीष जी, चुनाव के आने पे ये बहुत स्वाभाविक है, इधर से उधर भागना, आना जाना, और उसके लिए जितनी भी गोटियां, रणनीतियां बनाई जाती हैं, उनमें ये फैसला करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कुछ पहले से अगर आप पिछले कुछ दिनों के बयानों का आकलन करें तो आजम साहब कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। और जहां तक अमर सिंह की बात है, वो तो शुरू से इस उसमें लगे हुए हैं कि कहीं उनको ठौर मिले। इसके लिए कोई ऐसी संभावनाओं पे विचार करने की इस समय जरूरत नहीं है, वो किसी भी समय कहीं जा सकते हैं, क्योंकि आजकल विचारधाराओं की तो कोई बात लेकिन एक बात ओझा साहब, ओझा साहब जब किसी आप राजनेता के बारे में जिक्र करते हैं, ओझा साहब मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, आप जब किसी राजनेता के बारे में जिक्र करते हैं तो वहां पर यह ध्यान रखना होगा कि ये मोहम्मद आजम खान हैं
और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये दल बदलू नहीं कहलाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी गुस्सा हुई और हम दूसरे दल में जा पहुंचे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि पहले भी ये समाजवादी पार्टी से नाराज रहे, इनके पास ऑफर होंगे, निश्चित तौर पर इनका वार्म वेलकम भी किया जाएगा, रेड कारपेट वेलकम भी होगा दूसरे दलों की तरफ से, लेकिन आजम किसी दल में नहीं गए। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। और अब से कुछ दिन पहले का ही उनका बयान ये भी है, खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कुछ भी हो जाए मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हैं। तो इन तमाम बयानों को, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें अपना विश्लेषण करना चाहिए, मैं ये समझता हूं। मिस्टर ओझा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये तो नेताजी पे डिपेंड करेगा, माननीय मुलायम सिंह जी के, कि कौन उनके साथ रहेगा, कौन उनके दाएं रहेगा, कौन उनके बाएं रहेगा और किसको कितना महत्व देते हैं। रही जहां तक इसकी बात कि दोनों लोगों की अपनी अपनी खूबियां हैं और चुनाव के समय पे उनको दोनों ही खूबियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चुनाव उनको करना होगा और चुनाव करते समय उनको दोनों ही बातों पे ध्यान देना होगा कि हम किसको अपने साथ रखें और किसे ज्यादा महत्व दें। ठीक है, ये उन पे गोविंद निर्भर सिंह जी, करेगा। गोविंद सिंह जी, आपका अपना आकलन। आने की जहां तक बात है वो उनसे ज्यादा माननीय मुलायम सिंह जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, गोविंद सिंह जी के पास। गोविंद सिंह जी, आप क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी, आप क्या कहेंगे? मैं मनीष जी में बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनको समाज नेता नहीं मानता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको कोई नेता नहीं मानते हैं, इनके जीवन में क्या मजबूरियां रहे होंगी कि ये जो है राजनेता बन गए, या अपने जुर्म छुपाने आए होंगे या जुर्म करने आए होंगे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। और ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे, इन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के ये जो है कुलपति हैं, तो वो विश्वविद्यालय भी एक हिसाब से देखिए इन्होंने राजनीतिक तरीके से चुरा लिया है। तो इनका जो चरित्र है, कोई राष्ट्रीय विजन या कोई प्रदेश को कुछ करने का विजन नहीं है। जहां ये आजम खान की बात आप कर रहे हैं, तो इनकी भैंस को चराने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 4 साल से चरा रही है, इनकी मुर्गी को दाना उत्तर प्रदेश की पुलिस 4 साल से दे रही है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अमर सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। और मैं हृदय से दुखी हूं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो राजनेता तो छोड़िए गुंडे स्तर के लोगों के लिए बोलना पड़ा है, मैं इसके लिए हृदय से दुखी हूं मनीष जी। चलिए, मुझे लगता है संजीव मिश्रा जी, इनका दुख आप कुछ कम करिए और कुछ ऐसा जरूर कहिएगा कि कहीं ना कहीं मन को शांति पहुंचे और थोड़ा सा क्लियर कट होना पड़ेगा आज। देखिए मनीष जी, आपके सम्मानित चैनल पर जब इस बात की डिबेट हो रही है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, और कौन किस तरीके की चीज बता रहा है किसको, ये बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। उत्तर प्रदेश से आजम खान साहब विधायक भी हैं और इस समय कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और बहुत साफ एक तरीका है कि वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री ऐसे समय में और नेताजी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में हैं। अमर सिंह जी चूंकि उनके संबंध हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग अपनी स्तर से अपनी बात रख रहे हैं। उसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो नेताजी को लेना होगा, या जो भी आगे आने वाले समय में जो भी समाजवादी पार्टी तय करेगी वो नेताजी के आदेश पर और निर्देश पर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को इस तरीके से हतप्रद होना ये इस बात का संकेत है कि 2017 में इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विकास किया है, उस आधार पर इनको सब लोगों को अपनी अपने बगले झांकने वाली स्थितियां सामने आ रही हैं। आज मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने पदयात्रा शुरू कर दी। जिन लोगों ने कभी मेड़ नहीं देखी होगी, जिन लोगों ने कभी ये नहीं मालूम होगा बहुत सी चीजें किस पेड़ से क्या दाल कहाँ ऊपर उगती है कि नीचे होती है, वो लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हास्यास्पद तो वहां होना चाहिए। ये गुंडे बता रहे हैं समाजवादियों को, जो उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार और उत्तर प्रदेश में चुने हुए जो विधायक हैं और मंत्री हुए हैं, उनको अगर आप गुंडा बता रहे हो तो कल आप इसी गुंडे लोगों के सहारे जब चलोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। इस तरीके की बयानबाजी न करिए
कि कम से कम हास्यास्पद स्थिति आप लोगों की खुद हो जाए। संजीव जी, बहुत सारी बातें आपने कही। आपने 20% अपने बारे में दिया और 80% जो है वो दूसरे दलों की आलोचना में लगा दिया। बल्कि आपको जवाब देने के लिए 80% अपने के लिए कहना चाहिए। वो इसलिए भी, वो ठीक है कि बहुत कैबिनेट में वो बहुत वरिष्ठ ओहदा रखते हैं और बहुत करीबी हैं, लेकिन मैंने अल्फाजों के इस्तेमाल की बात कही। मैंने ये कहा बार बार कि किस तरीके से राजनीति में एक नैतिकता का पतन हो रहा है, और इस लिहाज से हम कई दलों को शामिल कर सकते हैं और उनके पास में भी हम आएंगे, लेकिन जो बयानबाजी है कम से कम उसको लेके तो एक फोन हो जाना चाहिए कि आप लोग आपस में बैठ के नहीं सुलझा पाते हैं तो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जिससे मैसेज गलत जा रहा है। कम से कम संजीव मिश्रा जी, जमादार बताया जा रहा है, किसी को समझने की जरूरत है। कोई कूड़ा करकट हो रहा है, मुद्दे सुलझाने की जहां तक बात है, समझने की जरूरत है। कोई कूड़ा करकट हो रहा है। नहीं, देखिए, मुद्दे जहां तक सुलझाने की बात है तो ये तो तय करना है माननीय नेताजी को, कहां कैसे कहा कौन बोल रहा है, किस तरीके की लैंग्वेज आ रही है, ये तय करना है माननीय नेताजी को, पार्टी की संसदीय बोर्ड को है। और जिस तरीके से आज अमर सिंह जी का भी बयान आया कि संसदीय बोर्ड में जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई ऐसा अभी मुद्दा नहीं आया कि अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा वो है, तो उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती। उनको बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का कोई औचित्य मैं नहीं समझता हूँ। चलिए, तो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं संजीव मिश्रा जी, उनके लिए, जैसा कि आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद में ये कहा गया, क्या हम ये मान लें कि अभी अमर सिंह की आगमन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी रिलीज नहीं होगी? देखिए मनीष जी, बहुत क्लियर मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि ये तय करते हैं माननीय नेताजी, और नेताजी कहां कब किस चीज को कैसे क्या ले रहे हैं ये वही बता सकते हैं। इसमें मैं अपनी टिप्पणी करने से मेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ, नेताजी जरूर जब जो भी निर्णय लेंगे, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के हित में होगा, उत्तर प्रदेश के हित में होगा और सब लोगों के हित में होगा। जी, कोई व्यवस्था क्या, कोई मजबूरी नहीं है, आप मानते हैं? जी, कोई व्यवस्था क्या, कोई मजबूरी नहीं है, आप मानते हैं? जी, क्या कहेंगे आप मोहसिन रजा साहब? किस चीज की मजबूरी, मैंने नहीं समझा। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने ये कहा आप मोहसिन रजा जी आपको रोकना चाहेंगे। संजीव मिश्रा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि नेताजी हुनरमंद हैं, वो एक म्यान में दो तलवारें रखने का हुनर जानते हैं। क्या ऐसा ही होने वाला है, या फिर हम ये मान लें कि आजम साहब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो आगे और कुछ दिनों में, गिनती तो आगे फिर गिननी पड़ेगी, जाने वाले हैं? ये मैं कहना चाह रहा था। देखिए मनीष भाई, मैं इसको क्लियर कर दूं, आज लोगों के परिवारों में 4-5 लोग होते हैं, उनमें आपस में उठापटक होती रहती है। ये तो उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, और बहुत से लोग, एक बड़ी पार्टी जो सत्ताधारी दल है और पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाई है समाजवादी पार्टी ने, उसमें बहुत से लोग हैं, और सब में थोड़ा बहुत तो हुआ करता है। ये किसी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं है कि टूट फूट ना हो रही हो। तमाम ऐसी स्थितियां थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद लोग ये समझ रहे थे अगर तिकड़म से बनेगी तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर तिकड़म से नहीं बनी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। तो ये हर पार्टी में होता है, खींचतान होती है, लोग अपने अपने को आगे बढ़ाने करते हैं, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिस पार्टी में इस तरीके की स्थितियां ना हो, और इसी में देखा जाता है अनुशासन वगैरह सबको मिला करके चला जाता है। ये तय करना होता है हमारे नेतृत्व को कि क्या है क्या नहीं, ये तय करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड को। तो ये सब चीजें हैं, और हर राजनीतिक दल में मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके की खींचतान होती रहती है। एक समय में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो बहुत से ऐसी स्थितियां आई, अटल जी आए हुए थे, मैंने भी एक कार्यक्रम में मैं भी था, मैंने देखा कि अटल जी बोले, टंडन जी बोले, टंडन जी कर रहे थे संचालन, और मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, और नहीं बोल पाए और नहीं उनको बोलने का मौका दिया। तो ये सब चीजें चला करती, ऐसा नहीं है कि इससे कोई पार्टी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। संजीव मिश्रा जी, अगर आपकी बातों को हम मान लें, आपकी बातों को हम स्वीकार कर लें कि ये सारी चीजें चला करती हैं, संजीव मिश्रा जी मुझे ब्रेक लेना है, आपकी बातों को अगर हम मान लें तो मुझे लगता है कि अब कुछ एक पायदान नीचे उतरना है, और जिस तरीके से सड़कों पर लड़ाई होती है तू में की नहीं, आप समझ रहे होंगे, शायद उसी तरीके की लड़ाई हमें सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल सकती है अगर हम आपकी बातों को मान लें। एक तरफ आजम खान साहब होंगे कुर्ता का अपना बाहों को ऊपर किए हुए, और दूसरी तरफ चश्मा नीचे किए हुए अमर सिंह होंगे, और उसके बाद क्या होगा उसकी स्थिति का आकलन आप भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहे कि निर्णय लिया जाएगा, चीजें होंगी कमोवेश। अभी तो सामने कैमरा ही था उनके, तो कैमरे पे ही वो बरस रहे थे,
सामने वो हो तो क्या हो पता नहीं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहरा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी दोहराएगा ये थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगभग अगर हम बात करें मई 2009 का वक्त जबकि चुनाव हो रहे थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे थे, और उस वक्त जिस तरीके से जिस अंदाज में बेलगाम होकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, आजम खान ये फरमा रहे थे कि गांव के सरपंच को वो नेता मान सकते हैं लेकिन व्यापारी और उद्योगपति को वो नेता नहीं मान सकते हैं। जयाप्रदा को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ बातें कही, और एक बार फिर से बयानों का वो दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। उस वक्त अमर सिंह को बाहर जाना पड़ा था, लेकिन इस वक्त तस्वीर थोड़ी सी अलग है। कहने वाले ना कह पाए लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि कौन अंदर हो सकता है, कौन बाहर हो सकता है। इंतजार फिर रेफरी की भूमिका में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का है कि वो किसको हरी झंडी देते हैं और किसको लाल झंडी दिखाते हैं, वो भी वक्त के हिसाब से। एक वक्त तो निकल गया है, अब दूसरा वो वक्त खुद ही समझ रहे होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी से, मोहसिन रजा साहब भारतीय जनता पार्टी से, गोविंद सिंह कांग्रेस से, अंबिका प्रसाद ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमने वो जिक्र किया 2009 का, और उस वक्त अमर सिंह बाहर गए थे, उसके बाद में आखिरकार अमर को पार्टी छोड़नी पड़ी, निकलना पड़ा। इस बार क्या देख रहे हैं आप, आपका अपना आकलन? शेर के साथ बात को तमाम करूं, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं और आजम खान साहब को कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अब वही होने वाला है जो 2009 में उधर हुआ था, अब मेरे साथ है। तो एक शेर है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं कि दिल तुमने किया बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो अब इस नौबत पर आ गए हैं अमर सिंह और आजम खान साहब की लड़ाई, और आजम खान साहब यही समझ रहे हैं कि काफी देर तक मुझे बहलाया गया और अब मुझे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, या तो आप खामोशी इख्तियार करिए और अगर आप बोलते रहे तो खुद से आपको घर में बैठना पड़ेगा। तो ये दोनों संकेत उनके लिए हैं। और अमर सिंह साहब जिस तरह से बैठ रहे हैं आके सभाओं में, जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी के साथ शेयर कर रहे हैं डाइस को, ये बात साफ हो चुकी है कि ये दोनों एक कड़ी में जा रहे हैं और इस कड़ी को कहीं ना कहीं निकालकर साइड में रखा गया है, और इसी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है उनके स्टेटमेंट में। जी, और कमोवेश एक पुरानी कहानी याद आती है, कुछ लाइनें याद आती हैं कि हाथी ना चल रहा है, ना उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना सांस ले रहा है, ना सांस छोड़ रहा है। तो फिर राजा कहता है कि हाथी मर गया, कि जनाब मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप ही कहते हैं। तो संजीव मिश्रा जी, क्या बातें कुछ उस तरफ जा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि बातें जा रही हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही कहा आपके चैनल पे, और ये कुछ भी अपने हिसाब से बनाते हैं, आंकड़े भी ये तो कुछ देते हैं। अभी फिलहाल इन्होंने इस विषय पे कोई आंकड़े नहीं दिए, मुझे ताज्जुब की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब और देश का अभी जब चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तभी भी तमाम आंकड़े तमाम बातें उन्होंने की। और उसके बाद मुद्दा देखिए संजीव भाई, मुद्दे से हट रहे हैं आप, आलोचना मत करिए। अभी फिलहाल आप अपने दोनों नेताओं की बात करिए। हम ये चाहते हैं कि अपने दोनों नेताओं की, संजीव भाई आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम चाहते हैं आपसे वो सुनना जो कुछ विवाद को लेकर हम और मनीष आपसे बात कर रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आलोचना आपकी करता ही नहीं, मैंने तो आपको कहा कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं और आप बहुत अच्छा समझा ले जाते हैं। पिछले लोकसभा में आपने जिस तरीके से पूरे देश की जनता को समझाया, उसी का परिणाम है कि आज आपकी सरकार बनी हुई है। लेकिन कुछ हालात बदले हैं। अब बिहार में आपकी स्थिति क्या रही, दिल्ली में क्या रही, तो उन सब चीजों को भी देखिए, उस पर जाइए और उत्तर देश का विकास करिए। देश को किसी तरीके से ऐसा करिए कि जनता आपकी बातों को सुने, बजाय अमर सिंह जी और आजम खान साहब का क्या कर रहे हैं, कौन अंदर जा रहा है, 9 में वो हुआ था और 15 में क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी करने के बजाय अगर देश की जनता के साथ थोड़ा अच्छा काम कर दीजिए तो जनता जानेगी। संजीव मिश्रा जी, दरअसल जो सार्वजनिक जीवन में होता है उसका डिबेट को आप डाइवर्ट ना करिए संजीव भाई। संजीव मिश्रा जी, अब मुझे लगता है इस बात की तस्दीक ओझा साहब भी करेंगे, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसका निजी जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और जब हम राजनेताओं का जिक्र करते हैं, उनका जीवन अनुकरणीय होता है, कम से कम हमारी परंपरा, हमारी विरासत तो यही कहती है।
और जब आजम खान साहब कहें कि वो कूड़ा करकट हैं और वो कहें कि वो जमादार हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के कैसे होनहार हैं। इसलिए ये सवाल उठता है। मुझे कोई गम नहीं और कोई खुशी नहीं, कोई अंदर आए और कोई बाहर जाए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि राजनीति में जो नैतिकता का जो पालन होना चाहिए, जिसका कि आप सब लोग दम भरते हैं, अब वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती है। दिक्कत इस बात को लेकर है, जो अल्फाजों की जो बाजीगरी चल रही है समाजवादी पार्टी में, इसको रोकने की जरूरत है, कम से कम आपके अपने स्तर पर। संजीव मिश्रा जी। जी मनीष भाई, हाँ बहुत साफ सी बात है। देखिए वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। मैंने तो कहा कि हर दल में इस तरीके से स्थितियां हैं, ऐसा नहीं कि हर दल में इस तरीके की स्थितियां नहीं है। एक दूसरे का विरोध होता है, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा और वो रहती, तो इस तरीके की स्थितियां हर दल में रहती। लेकिन बहुत साफ सी बात है, जैसे मोहसिन भाई अभी कह रहे थे हमारे कि आजम खान साहब ने क्या किया, और दूसरी तरफ कह रहे थे कि वो कुलपति है जौहर यूनिवर्सिटी के। तो देखिए दो तरीके की चीजें हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो ठीक है, वो ठीक है। योगदान भी आप देखिए। आप अंबिका प्रसाद जी खाली राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये देखिए संजीव भाई, आपने उनको ये कहाँ क्रेडिट दे दिया? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। उन्होंने जबरदस्ती अपने को कुलपति बनवाया है। उन्होंने तो पर्सनल लाभ लेने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी में बनवाई और अपना उसमें कुलपति हुए लाइफ टाइम। तो ये तो उनका अपना जाती लाभ हुआ ना, अपने फायदे को देखते हुए जनता का फायदा देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए अगर और लोग भी लाइन में होते तो आप ये बात कहते हैं। अंबिका प्रसाद जी, कौन फायदेमंद होने वाला है? भाई हमारे यहाँ जब होगा तो देखा जाएगा। साहब को बना दिया, उसमें समझते हैं फायदेमंद होने वाला है। आऊंगा मैं, गोविंद जी मैं आपके पास में आऊंगा। अंबिका प्रसाद जी से सवाल है ये कि आखिरकार आजम फायदेमंद है या अमर सिंह फायदेमंद है? तो अब इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है कि भारतीय राजनीति से शुचिता और नैतिकता दोनों गधे के सिर से सींग की तरह से गायब हो गई हैं। आप पिछले कुछ समय से सारे बयानात देख लीजिए, किसी भी दल के देख लीजिए। इसलिए अब किसी से शुचिता और नैतिकता की बात करना, वो भी राजनीति में, ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं। और जहां तक अभी आपने ये बताया कि इनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से ये स्थितियां अब आ गई हैं कि चाहे हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या सड़क पे हो, हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई ना है जिसको हम कहें कि इनका अनुकरण करो। और इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले मिश्रा जी ने एक बात कही थी, वो बहुत सही बात उन्होंने कही थी। सबसे पहली चीज है कि जब भारतीय राजनीति से आंतरिक लोकतंत्र गायब हो गया है, उन्होंने बताया कि जो भी फैसला करेंगे नेताजी करेंगे। और नेताजी के बारे में एक ये बात बहुत अच्छी तरह से कही जा सकती है कि वो जितने अच्छे पहलवान हैं उससे अच्छे रेफरी हैं। तो ये वो अपने चुनावी नफे नुकसान को देखते हुए फैसला करेंगे। और स्थितियां तो ये बता रही हैं कि जो आया है उसे जाना है और कोई आने की प्रतीक्षा कर रहा है। बस ये समय की बात है। लेकिन ये भी तो तय करना होगा ना कि अब क्या आजम का जमाना चला गया? क्योंकि हम लोग इस समय चुनाव के माहौल में लगभग आ रहे हैं। बिल्कुल 1 वर्ष रह गया है चुनाव के लिए मनीष जी। तो 1-2 लाइनें कहना चाहता हूं कि चुनाव की कुछ मजबूरियां होती हैं जी, दुश्वारियां होती हैं, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां होती हैं। वो क्या करें जिन्होंने हर जगह खाया है, आखिर नमक हलाल की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गोविंद जी, ये बात तो सही है कि चुनावी मोड में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अब क्या लगता है आजम का जमाना गुजर गया, ये मान लिया जाए? हालांकि बहुत तल्ख शब्द हैं एक राजनेता के लिए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को अब उनकी जरूरत नहीं रही? क्या आपको ऐसा कह सकते हैं? आकलन करवा रहा हूं, इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, निरपेक्ष भाव से आकलन चाहिए। गोविंद सिंह। मनीष जी मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं मुलायम सिंह जी को, ये आजम खान जी की और अमर सिंह जी की, जया प्रदा जी की आज क्यों जरूरत पड़ने लग गई? आपने जब पिछले 4 साल में 1 रुपए का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया,
शासन प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई और आपके सरकार में जो है भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ महा अत्याचार और उसके बाद अत्याचारियों को माफ करना, आपके जो कर्म ये हैं ये आपको खुद आज रुला रहे हैं। मुलायम सिंह जी ये समझें कि इनके 4 साल के कर्म इनको ये रुला रहे, ये सबको झेल रहे। अब ये इन्होंने लखनऊ में कहा कि विकास कर रहे, एक मेट्रो लेके आए। इस मेट्रो में कांग्रेस पार्टी 20 फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाती, कम से कम जो है 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता। मनीष जी, योजनाकार राजनीति का एक विजन होता है, एक योजना होती है और वो जो है जनता के काम आती है, उससे टैक्स आता है, सरकार के काम आती है, सरकारी मशीनरी चलानी होती है। गोविंद सिंह जी, कौन बताए इनको राजनीति क्या होती, इनको तो गुंडागर्दी और जो है 60 सालों में आपने इतना अच्छा काम किया, 400 से 40 पे आ गए, आज आप भी रो रहे हैं, कल को ये भी आपकी जमात में आके रोने लगेंगे। सम्मानित है, दर्द दोनों का एक सा ही है। आप अभी जब आपने राजनीति शुरू की थी आज तक का अपना राजनीतिक इतिहास बता दीजिए। आपने भारत की जनता के लिए ये क्या हो, आपने प्रदेश की जनता के लिए ये क्या हो, आपने किसी विषय बिंदु पर राष्ट्रीय विजन रखा हो या प्रदेश का विजन रखा हो। आप किसी हद तक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन मजबूरी है, हमारा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि आप सत्ता में आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि ये बीजेपी वालों और सपा से छुटकारा पाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए 2017 में। ये चुनावी मंच लगता है। 30 साल पहले गोविंद सिंह जी जब भी हमें आते हैं, वो गोविंद सिंह जी शुरू होगी। गोविंद सिंह जी, आप जब भी चर्चा में शामिल होते हैं, जाऊंगा रामचंद्र जी से कहूंगा इनको सद्बुद्धि दें। जी गोविंद सिंह जी, आप जब भी चर्चा में शामिल होते हैं तो मुद्दा कोई भी हो, ये मंच चुनावी मंच नजर आता है और आप पूरा का पूरा टाइम का फायदा आप इस तरीके से लेते हैं कि जिस तरीके से आप चुनावी प्रचार कर रहे हो। मुद्दा कोई भी हो, आप लौट घूम फिर के अपना जो है जो मकसद है उसके तहत आप बात करते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। संजीव मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, जरूर आएंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संजीव मिश्रा जी आपके ऊपर भी, और हम आपसे तो सवाल करेंगे ही, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आगे होने वाला क्या है। जो कुछ कहा अभी गोविंद सिंह जी ने, कुछ बातें कही हैं, जवाब चाहिए। और बात चल रही है आजम खान वर्सेस अमर सिंह या फिर अमर सिंह वर्सेस आजम खान की हम बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह उठकर आ रहा है, क्या आजम खान का जमाना गुजर चुका? क्या समाजवादी पार्टी को जितना लाभ आजम खान से मिलना चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतना मिल चुका है और अब अमर सिंह की जरूरत है पार्टी को? ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संजीव मिश्रा दे सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में संजीव मिश्रा जी, पिछले कुछ दिनों में जो चीजें सामने आई, पर्दे के पीछे की जो कहानी बयां हुई, उसमें यह बात साफ निकल कर आई, जिस तरीके से कुछ और अल्पसंख्यक नेता आपके यहां अति सक्रिय हुए, आजम खान साहब को यह भी अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री साहब या नेताजी ने उन लोगों को भाव दिया, आजम साहब को यह भी अच्छा नहीं लगा। और ये गाहे बगाए वहां पर उसके बाद जो रिएक्शन आजम खान साहब का आया, वो नेताजी को अच्छा नहीं लगा। तमाम पूरे के पूरे 3.5 साल के कार्यकाल में ऐसे कई मौके आए जब आजम खान साहब की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कोई कहे या ना कहे, कहने वाले लेकिन कहते हैं। और उसके बाद ये पटकथा पूरी लिखी कि अब आजम साहब की विदाई का वक्त हो गया है। आप जो अपनी बात कहना चाह रहे थे वो कहें और साथ में हमारे इन कुछ तर्कों पर भी आप गौर फरमाएं। भविष्य की क्या रणनीति है या भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, इसलिए मैं इस तरीके की कोई बात कहूं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है तो उस विषय पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी मुझे हंसी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी बीच में टोक रहे थे, कांग्रेस के साथी जो एक एडवर्टाइजमेंट अभी आपके चैनल पे चला रहे थे, इनको ये नहीं पता कि 26 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पर स्टैंड कर रही। 26 साल हो गए आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्टैंड नहीं कर रही। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या ग्राफ है और क्या हिसाब किताब है, इस पर जरा गौर करिए। और कांग्रेस को तो अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, हालांकि ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे 75 जनपदों में, तमाम ऐसे जनपदों में जहां इनका संगठन ही नहीं होगा, ऐसे समय में ये इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अरे किस गलतफहमी में है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थितियां किस तरीके की हैं ये सबको मालूम है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसे समय में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार विकास कर रही है, अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए और काम कर रहे हैं,
उस पर इन लोगों का कहना है कि मेट्रो से क्या फायदा, हम 50 फैक्ट्रियां लगा देते। तो इतने दिन जब सरकार रही तब आपने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, उनका क्या हश्र हुआ, और क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया? आज 26 साल में हो गए जब इसका मैं जवाब दूंगा। 2700 फैक्ट्री थी 1988 तक 2700 फैक्ट्री थी। मुलायम सिंह ने और कल्याण सिंह ने और मायावती ने तीनों ने मिलकर सीमेंट फैक्ट्री बंद की, चीनी उद्योग बंद किए, शुगर कॉर्पोरेशन बंद किया, और आपके जितने सरकारी उद्योग थे, चलचित्र निगम, अपरांत, सारा इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बंद कर गए। तो जितने उद्योग थे प्रदेश के अंदर सारे समाजवादी पार्टी ने, भाजपा ने और सपा ने मिलकर सारे उद्योग बंद किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी राज्यों में यही स्थिति हुई है। उत्तर प्रदेश की 26 साल से जनता इनको सबक सिखा रही, उसके बाद भी इनकी गलतफहमियां दूर नहीं हो रही। ये सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ करो तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। देश में सरकार थी तब नहीं कुछ किया, क्या किया ये आपको सबको पता है। अगर आपने कुछ गलत न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी इस देश में राज न कर रही होती। कांग्रेस अपने सिद्धांतों से उतर के नहीं आएगी। हमारे राष्ट्रीय सिद्धांत है, हमारे प्रदेश के सिद्धांत है, हमारे विकास के सिद्धांत है। हम अयोध्या जाकर के तो हम ले जाए हिंदुओं को, तुम चला दो गोली, मुसलमान तुम्हारे, हिंदू हमारे, ऐसी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करे, सत्ता में आए या ना आए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय विकास की बात करती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे। 10 साल में आपने जिस तरीके से बिगाड़ दिया इस हिंदुस्तान की तस्वीर को और चेहरे को, उसका परिणाम आपको मिला है कि आपको इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हुई है लोकसभा के चुनाव में। मनीष, आप अगर इस तरीके मनीष मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। आप स्टैंड कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस के लोग आज राहुल गांधी ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये स्थिति आ गई। मोहसिन रजा साहब आप कहिए अपनी बात। कहाँ होती, उनको ये नहीं पता कि चावल कहाँ पैदा होता, गेहूं कहाँ पैदा होता। वो राहुल जी क्या चावल नहीं खाते हैं? राहुल जी क्या हवा खाते हैं? राहुल जी क्या रोटी नहीं खाते हैं? हम खाते वही तो राहुल जी खाते। मोहसिन रजा साहब आप अपनी बात कहें। राहुल जी पूरा जीवन काल अपना जो है गाँव में जाते हैं और गरीबों के साथ खाना खाते हैं, गरीबों के घर में रहते हैं, तो बीजेपी वालों को तकलीफ होने लगती है, सपा वालों को तकलीफ होने लगती है। अरे तकलीफ हो तो कम से कम राहुल जी को तो किसी से कोई तकलीफ नहीं है। जिसको देखो उसको राहुल जी से तकलीफ है। मोदी जी की पूरे पार्टी करी, राहुल जी संसद नहीं चलने देते। राहुल जी से क्यों परेशानी है आप लोगों को? राहुल जी पैदल हो गए, आज उनको किसान याद आ रहे हैं। जिस समय पार्लियामेंट चलती है उस समय पार्लियामेंट में नहीं दिखाई देते राहुल जी, उस समय कहाँ रहते हैं? इसका भी पूरा आकलन करिए और इस तरीके की स्थितियां रखिए जो कम से कम कहने लायक हो। उत्तर प्रदेश में 26 साल से आप है नहीं और आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? हम सत्ता में आए या ना आए, इतनी घिनौनी राजनीति करके कांग्रेस पार्टी सत्ता नहीं हथियाना चाहती है। अरे तो क्या स्थितियां हैं आपकी? दिग्विजय सिंह ने किस तरीके की स्थितियां कर दी, आज क्या वो कर रहे हैं सबको पता है और लोग हंस रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई कि लोग हंस रहे हैं कि ये जा रहे हैं किसानों के बीच में, जिन्होंने किसानों की कभी हमदर्दी नहीं की। केवल समाजवादी पार्टी एक पार्टी ऐसी मोहसिन रजा साहब, मोहसिन रजा साहब, ये कथा अनंत है। रेट फिक्स करने की बात मुलायम सिंह जी ने कही थी, आज तक गन्ना किसानों को ये कथा अनंत है, रुपया भी नहीं मिला। ये कथा अनंत है, सबकी थाली में छेद है। ये कथा अनंत है, सबकी थाली में छेद है। किसान तब भी दुखी था जब किसानों को लेकर बड़े आंदोलन हुए, किसान आज भी दुखी है जबकि किसानों की हितैषी की सरकार होने का दावा कम से कम केंद्र वाले भी करते हैं। मोहसिन रजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप फरमाएं। मामला आजम और अमर सिंह का यहाँ पर चल रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये आजम और अमर के बीच की लड़ाई आगे आने वाले 2017 में क्या गुल खिलाएगी, ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आजम का झुकाव महागठबंधन की तरफ दिख रहा है और अमर सिंह तो फिर सिपह सालार के तौर पे ही हैं, नजर आते हैं समाजवादी पार्टी के रूप में, जो कि अच्छी ट्विनिंग जिनकी कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है और अमर सिंह इसमें सिद्धार्थ हैं। तो कम से कम अमर और आजम के बीच का जो ये चल रहा है वाक युद्ध, ये आगे आने वाले चुनाव में क्या रंग खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा, इसको लेकर हम जानना चाहते हैं। मोहसिन रजा साहब, और आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहें और हमारी इन बातों को लेकर भी आप अपना कोई मार्गदर्शन करें। मनीष देखिए, जहां तक जो बातें आपने कही हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त बन गए हैं, जिस तरह से आप अभी, हम पहले वहां पे बात कहना चाह रहे थे कि जैसे संजीव भाई कह रहे थे और सिंह साहब ने, दोनों ने आपस में खूब डिबेट कर डाली, इनको उनको उनको उनको, और दोनों गलवैया 10 साल दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र रहे।
अब दोनों को तय करना है कि किसने गड़बड़ किया। जो सरकार से बाहर हुए दोनों बाहर हुए, ऐसा नहीं कि अकेले कांग्रेस बाहर हुई है। वो मुद्दे को मैंने इसलिए यहां पे खत्म किया कि बताना जरूरी है कि 10 साल आप दोनों ने साथ में रह के केंद्र चलाया था, आप दोनों साफ हुए उत्तर प्रदेश से भी, आप सरकार में है लेकिन लोकसभा में बाहर हो गए। लेकिन दूसरी बात जहां तक आपने अमर सिंह और मुलायम सिंह खासकर आजम खान साहब की करी है, देखिए सीधी बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा अभी जो बने हैं मंत्री खासकर माइनॉरिटीज के, उन मंत्री को लेकर जिस तरह से उनसे राय नहीं ली गई, उनसे ऊपर कद बढ़ाया गया है कुछ मंत्रियों का माइनॉरिटीज के, तो जाहिर सी बात है। और एक बात मैं यहां पर और भी कहना चाहूंगा कि देखिए जातिवाद की राजनीति जितनी अच्छी समाजवादी पार्टी करती है, कोई नहीं करता, हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं करती जातिवाद की राजनीति, क्योंकि वो धार्मिक राजनीति से उन्होंने माइनॉरिटीज को जोड़ा हुआ है। उन्होंने भाजपा का एक हवा दिखाकर 17 या 18% मुसलमानों को लिया हुआ है और सारे के सारे उनको पूरे उत्तर प्रदेश में यादव दिखते हैं, कोई दिखता ही नहीं मुसलमान। और आजम खान साहब का सर्वे करा लीजिए कि वो मुसलमानों के कितने बड़े नेता हैं, ये सर्वे से आपको पता चलेगा। मैं नहीं कह सकता, सर्वे ले आएगा रिपोर्ट कि वाकई में उन्हें क्या मुसलमान अपना नेता मानते हैं या उनका कहां जा चुका है। दूसरी बात, अब जातिवाद की राजनीति आ रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अमर सिंह साहब की याद आ रही है कि पूर्वांचल कैसे संभाला जाए। अब अगर संभालना है तो एक कहीं ना कहीं वही जातिवाद की राजनीति के तहत अमर सिंह को थोड़ा सा आगे लाके और आजम खान को बैकफुट पर करो, तो ये राजनीति का जो एक चेहरा सामने आ रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है प्रदेश के लिए और न देश के लिए। हम तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास की बात करिए। जी चलिए ओझा साहब, चूंकि वक्त हमारे पास कम है और हम ये राजनीति जरूर समझना चाहेंगे जो अमर और आजम के बीच चल रहा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो अच्छे वक्त या सही वक्त के इंतजार में हैं। राजनीति में किसका महत्व अब इस वक्त है और किसका नहीं, आगे आने वाले चुनाव के लिहाज से सब कुछ तय होगा। ओझा जी क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष जी, अभी मोहसिन रजा साहब ने जो बात कही कि किसके पास क्या वोट हैं, तो बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि न तो आजम साहब के पास मुस्लिम वोट हैं और न अमर सिंह के पास ठाकुर वोट हैं। ये तो बात ही रिलेवेंट नहीं है। अभी जो आपने सवाल किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावना जो दिख रही है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं नेताजी को यह दिख रहा है कि हो सकता है हमें आगे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े जो दूसरे दलों से मेरे बारे में बात कर सके, मेरे लिए एक रास्ता तैयार कर सके 2017 के चुनाव परिणाम के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस समय इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अमर सिंह जी उनके लिए ज्यादा मुफीद बैठ रहे हैं। होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में गोटियां बिछाई जाती हैं और पूरी की पूरी बिसात बदल जाती है या तहस नहस हो जाती है। और एक सवाल और, लेकिन अभी अब जो आगे स्थितियां बन रही हैं जी, और जिस तरह का व्यवहार आया है इन दोनों नेताओं का, उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर आने की प्रक्रिया में अमर सिंह जी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और बाहर जाने की प्रक्रिया आजम खान साहब की भले धीमी हो जी, लेकिन वो कंप्लीट कब होगी चलिए ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में आने के लिए। लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे जहन में, लेकिन उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये भी है कि बिहार चुनाव के बाद में आवाज ये उठने लगी कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की गद्दी की तरफ देखना चाहिए, दिल्ली की तरफ गद्दी की तरफ देखना चाहिए, और विकल्प के रूप में मोदी के विकल्प के तौर पर केंद्र में उनको वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी चाहिए। और यहाँ पर निश्चित तौर पर वो जो स्वप्न सालों से देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने इस देश के, जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग चाहते हैं, उसमें अगर कहीं कोई मदद कर सकता है तो क्या वो बड़ी भूमिका गठबंधन के वक्त अमर सिंह निभाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हो सकता है इसके सवाल के जवाब में उनकी अपने आप में भूमिका बढ़ती हुई नजर आती हो। तो ये एक सवाल है जिसको लेकर चर्चा जरूर आगे होगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।